अच्छा बेटा, आज की क्लास में हम 2021 का सिलेक्ट कर लिया था। देखो बेटा, आपके पास यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि इसको 4x+a का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस b की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। यानी ये बेसिकली आपसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करवाना चाह रहा है। तो देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहली चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए वो ये है कि आपने बेटा यहाँ पर सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना है। तो मैंने 16x² था, मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाया, मैंने 16x² में 16 को कॉमन ले लिया। x², अब यहां पर तो 24 लिखा हुआ था, 24 के टेबल में तो 16 नहीं आता। तो अगर 16 नहीं आता तो मैं 24 को डिवाइड बाय 16 कर लेता हूं और यहां पर x एज इट इज लग दूंगा, और 10 को मैं कुछ भी नहीं करूंगा। ये कॉमन जो लिया जा रहा है वो सिर्फ शुरू की फर्स्ट टू टर्म्स में से लिया जा रहा है। तो क्योंकि मैंने 16 कॉमन लिया, 16 हमारे पास x वाली टर्म में नहीं था कॉमन, तो बेटा हमने 24 डिवाइड बाई 16 कर दिया। 10 में से मैंने कॉमन नहीं लिया, उसको एज इट इज कॉपी कर लिया। अब इससे हुआ क्या कि मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा बेटा 8 3 8 2 16। ये हमारे पास ब्रैकेट में आ गया। अब आपने करना क्या है कि आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स को डिवाइड बाय 2 करना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 3/2। ये देखो मैं साइड पे लिख रहा हूं 3/2। इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 3/4। हम इस 3/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट के अंदर ही, और ये बन जाएगा बेटा, स्क्वायर ऐड करवा रहा हूं और इसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूं ब्रैकेट के अंदर ही। ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट डाल देते हैं, और ये प्लस साइन एज इट इज यहां पर आ गया। अब देखो बेटा, यहां पर आपके पास ये जो शुरू की 3 टर्म्स है ना, इनसे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a माइनस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर। यानी फॉर्मूला बन रहा है x -3/4 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है। और ये -9/4 मैंने एज इट इज कॉपी, 9/16 मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया यहां पर। ये जो हमारे पास 3/4 का स्क्वायर है, इसको 9/16 करके मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। ये प्लस एंड एज इट इज आ गया। फिर 16 बेटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी इस ब्रैकेट से भी, x-3/4 के होल स्क्वायर से भी, और 16 9/16 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी देखो 9/16 को 16 से मल्टीप्लाई कर आ रहा हूं, ये +10 एज इट इज कॉपी होता हुआ आ रहा है। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x-3/4 का होल स्क्वायर। ये -9 +10 हो गया। अब यहां पर बेटा आप जरा सा गौर करें, क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और मैंने यहां पर लिख दिया x-3/4 का होल स्क्वायर +1। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इसने तो ब्रैकेट के अंदर 4 चाह रहा था, ये आपका तो ब्रैकेट के बाहर 4 आ रहा है। आपका ब्रैकेट के अंदर कोफिशिएंट x का 1 है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट के अंदर 4 है। तो सर ये वो वाली फॉर्म नहीं हुई जो सवाल में वो आपसे मांग रहा है। तो मैंने बोला देखें, डायसिस का रूल ये है कि अगर a की पावर m हो और b की पावर भी m हो, तो देखो मैं बता ही रहा था बेटा कि हम लोग के पास एक इंडायसिस की प्रॉपर्टी है, अगर a की पावर m हो और b की पावर भी m हो तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हो a b होल ब्रैकेट पावर m, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने करा क्या, जरा सा अरेंज कर लेते हैं यहां पर। मैं बहुत डिटेल स्टेप बता रहा हूँ इसलिए स्पेस का। अब हमने करा क्या, हमने बोला 4 और x-3/4 ये अंडर द सेम पावर हमारे पास आ जाते हैं। ये देखो x-3/4 और ये देखो होल स्क्वायर अंडर द सेम पावर आ गए, क्योंकि दोनों पर पावर 2 थी, मल्टीप्लाई हो रहे थे। अब ये 4 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ बेटा, ये हो जाएगा 4x, क्योंकि अभी तो ब्रैकेट होल ब्रैकेट पावर क्या है, 1 है ना। 4 इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। हाँ, इस पूरे की होल ब्रैकेट पावर 2 है।
4 मल्टीप्लाई बाय एक्स हुआ 4x हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 हुआ, ये हमारे पास सिर्फ 3 बच गया, होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास बेटा उस फॉर्म में निकल कर आ गया आंसर जो वो चाह रहा था हमसे। अगर कोई मुझसे पूछे भाई बताओ ए की वैल्यू क्या है, तो मैं बोलूंगा ए की वैल्यू -3 आ रही है, और बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू बेटा हमारे पास 1 आ रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट द इक्वेशन 16x² - 24x + 10 = k हैज एग्जैक्टली 1 रूट। इसका मतलब वो टेंजेंट बन रहा है। इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही एक्स की वैल्यू आएगी, सिर्फ एक आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रूट। कह रहे हैं आप उस रूट की वैल्यू मालूम करके दिखा दो। तो देखो अगर एक ही रूट बन रहा है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि अगर कभी भी एक रूट, दो रूट या नो रूट्स बन रहे हो, तो आप डिस्क्रिमिनेंट को अपने पास ये दिमाग में रखेंगे, विच इज इक्वल टू b² - 4ac। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो k को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे कराऊंगा, 10 - k बन जाएगा ये। अब मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, और डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि एक रूट था, तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इक्वल्स टू 0 होता है फॉर 1 रूट। कभी भी टेंशन लिखा हो या एक रूट बन रहा हो, तो बेटा हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। अब मैंने करा क्या, मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b², b की वैल्यू बेटा -24, ये आपके पास b की वैल्यू अलॉन्ग विद साइन कोफिशिएंट ऑफ x। 4a की वैल्यू बेटा 16, और c की वैल्यू बेटा 10 - k, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 0 हो गया। ये डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखा है मैंने, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रखा है मैंने। ठीक है जी। अब यहां पर बेटा मैं 24 का स्क्वायर करूंगा, तो 24 इंटू 24 इज गोइंग टू बी 576। अब यहां पर बेटा आप 4 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लें, इट इज गोइंग टू बी 64। 10 - k इज इक्वल टू 0। आप 576 64 640 हो गया ये, प्लस 64 के हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद, तो 576 - 640, 576 - 640 हमारे पास आंसर आ रहा है -64 प्लस 64 k। और अगर आप यहां से बेटा k की वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ k वुड बी 1। अगर k की वैल्यू 1 आ गई और आपसे वो रूट की वैल्यू मालूम करने के लिए आप कह रहा है, तो देखो 16 इस वाली इक्वेशन में k की जगह 1 पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 16x² - 24x 10 - 1 9 हो जाएगा। अगर आप खुद देखो, ये a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, विच इज गोइंग टू बी 4x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और मिडिल टर्म आपके पास कंप्लीट हो रही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 0। बेटा ये बन जाएगा 4x - 3 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड लिया, 4x - 3 इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू बेटा हमारे पास 3/4 निकल कर आ गई। याद रखें यहां पर मैंने स्क्वायर रूट लिया है। ठीक है जी, ये हमारे पास वो वैल्यू निकल कर आ गई x की, जो एक वैल्यू वो पूछ रहा था आपसे। आगे आते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल में बेटा देखो आपसे क्या कह रहा है, द ग्राफ y equal to fx is transformed on the graph y equals to 2 टाइम fx of -1। तो कह रहा है डिस्क्राइब फुली टू सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच हैव बीन कंबाइंड टू गिव द रिजल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। कह रहा है दो ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो रही हैं, कह रहा है आप ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन बताएं कौन सी हो रही है। देखो यहां पर x रिप्लेस हो रहा है x - 1 से। देखो जब x रिप्लेस हो x - 1 से या x + 1 से, ये बेसिकली ट्रांसलेशन कहलाती है कि आपने रिप्लेसमेंट करी है, रिप्लेसमेंट में आपके पास x में कोई चीज वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये कहलाती है ट्रांसलेशन। कि आपका फंक्शन ऑफ x पहले f(x) था, अब वो बेटा f(x - 1) बन गया। ये कहलाती है ट्रांसलेशन, और ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का मतलब है लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहे हैं। अगर ये -1 है, x रिप्लेस हो रहा है x - 1 से, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है 1,0। आपने हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन 1,0 इस तरह मैट्रिक्स बना के निकालना है आपने।
उसके बाद बेटा मैंने यहां पर देखा ये पूरा फंक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा ये कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो पूरी फंक्शन से उसे हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस वन था, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो बेटा ये स्ट्रेचिंग है और ये है वर्टिकल स्ट्रेचिंग। याद रखिएगा ये वर्टिकल स्ट्रेचिंग है, अलोंग वाई एक्सिस स्ट्रेचिंग है, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस स्ट्रेचिंग है। तो आपने इसका स्ट्रेच फैक्टर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेच फैक्टर आपने डिफाइन करा 2 है, 2 से मिला हो रहा है, और पैरेलल टू वाई एक्सिस है, आप लिख दो इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस हमारे पास स्ट्रेचिंग हो रही है। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसलेशन हो रही है, तो जिस ऑर्डर में ये हो रही, ऑर्डर डजेंट मैटर, पहले आप स्ट्रेचिंग कर लो और फिर आप हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन का बता देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, दो हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, दो वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हो, तो बेटा उसमें ऑर्डर मैटर करता है। इसमें हमारे पास एक ट्रांसलेशन हो रही थी, वो भी हॉरिजॉन्टल थी, और एक स्ट्रेचिंग हो रही थी और वो वर्टिकल थी। तो बेटा आप पहले वर्टिकल स्ट्रेचिंग कर लेते, फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन कर लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रेड वाले सेक्शन को ऊपर लिख देते, ब्लू वाले सेक्शन को नीचे लिख देते, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर है। सर। जी सर ये 1,0 जो आपने लिखा है ये कैसे आ गया, प्लीज समझा देंगे। देखो, आपके वन। पास ये जो x रिप्लेस हो रहा है x माइनस वन से, याद रखिएगा कभी भी आपके पास x रिप्लेस हो x माइनस वन से, तो समझ लेना एक तो आपके x में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन, पहली बात। क्योंकि ये x माइनस वन है, तो बेटा ये राइट साइड ट्रांसलेट हो रहा होता है, ये हो रहा होता है राइट साइड ट्रांसलेट हो रहा होता है, लेफ्ट साइड नहीं होगा। अगर ये प्लस होता तो ये लेफ्ट साइड ट्रांसलेट होता, और वो भी कितना होता है, एक स्टेप होता, क्योंकि यहां पर वन लिखा हुआ है। वर्टिकल, अगर ये वर्टिकल ट्रांसलेशन होती तो पूरे फंक्शन में कोई चीज ऐड हो रही होती, जैसे यहां पर 3 ऐड कर देता मिसाल के तौर पर मैं, तो इसे कहते हैं वर्टिकल ट्रांसलेशन। एक्स रिप्लेस हो रहा है एक्स माइनस वन से, तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन है, और इसका वर्टिकल ट्रांसलेशन 0 है, इसलिए बेटा हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन में से 1 लिखा, और वर्टिकल ट्रांसलेशन में मैंने 0 लिख दिया। और मैंने पॉजिटिव 1 लिखा क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है। हम सिर्फ अगर ये +1 लिखा होता तो मैं -1 लिखता यहां पर, इसका मैट्रिक्स। ठीक है। ओके सर। अच्छा, आगे आते हैं। फिर उसने बोला भाई अब मैं आपको खुद एक सीक्वेंस बता रहा हूं ट्रांसलेशन करने की, वो आप उसी सीक्वेंस में करें, अपना आपने कुछ भी नहीं सोचना। मेरा ठीक है। उसने बोला भाई ये y = sin 2x - 5x लिखा हुआ है, कह रहा है ये रिफ्लेक्ट हुआ है y एक्सिस पर। मेरा ठीक है। उसके बाद स्ट्रेचिंग हुई है, स्केल फैक्टर 1/3 है, और स्ट्रेचिंग y x डायरेक्शन में है। पहले हम रिफ्लेक्शन कर लेते हैं y एक्सिस से। y एक्सिस से कभी भी रिफ्लेक्शन होती है बेटा, तो याद रखें पूरा फंक्शन माइनस से मल्टीप्लाई, पूरा फंक्शन जो है ना, अगर ये y एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रही है तो पूरा फंक्शन ही सिर्फ x रिप्लेस हो जाता है -x से। सिर्फ x रिप्लेस हो जाएगा -x से, अगर ये y एक्सिस से रिफ्लेक्शन है तो, यानी लेफ्ट टू राइट पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन है, तो x रिप्लेस हो जाएगा बेटा हमारे पास -x से। साइन -2x हो जाएगा, ये +5x हो जाएगा। याद रखें साइन की प्रॉपर्टी है साइन माइनस थीटा साइन थीटा के साइन थीटा के बराबर होता है, तो इधर मैं लिख रहा हूं -sin 2x। फिर यहां पर स्ट्रेचिंग हो रही है, स्केल फैक्टर 1/3 है, लेकिन x डायरेक्शन में स्ट्रेचिंग हो रही है, लेफ्ट टू राइट स्ट्रेचिंग हो रही है, तो अगेन यहां पर भी बेटा x रिप्लेस हो जाएगा स्केल फैक्टर 3 से हो जाएगा, x रिप्लेस हो जाएगा 3x से। 1/3x से नहीं, 1/3 से रिप्लेस नहीं होगा, 3x रिप्लेस हो जाएगा जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग हो रही होती है। तो ये जगह बेटा हमारे पास -sin 6x + 15x, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। आई होप यहां तक की बात में मसला नहीं होगा। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, इसको जरा सा समझिएगा। मैं इसकी एक और एग्जांपल भी आपको दे दूंगा, थर्ड पार्ट खास तौर पे। देखो पहला पार्ट बड़ा इजी है, कह रहा है
ये देख रहे हो ए पॉइंट पे के नजर आ रहा है आपको, कह रहे के निकाल के दिखा दो, गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। तो भाई ये पॉइंट इस कर्व पे लाई करता है जो कर्व इक्वेशन लिखी हुई है। तो मेरा ठीक है भाई, वाई की जगह के रखा, एक्स की जगह 2 रख दिया। तो 2 - 3 कितना हो गया, -1। 2 + 3 कितना हो गया, 3। तो के की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, 3 - √3। ये मेरे पास बेटा के की वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसको 4 डेसिमल प्लेस पे आंसर देना है। तो बेटा आप कैलकुलेटर में जाकर पहले 5 डेसिमल प्लेस पे आंसर को लिखेंगे। ये चीज है ना, बड़ा एहतियात से करा करें। मतलब आप उसको बताएंगे कि 3 - √3, ये मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, इसको डेसिमल में करा मैंने, ये आ रहा है 1.26794 आ रहा है। अब आप इसको लिखेंगे 4 डेसिमल प्लेस में 1.2679, राउंड ऑफ करके, ये आपका आंसर है। ठीक है जी। अच्छा, कह रहा है ए और ई का ग्रेडियंट निकालिए, इसको भी करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। तो मैं ए पॉइंट ले रहा हूं 2, 3 - √3, यहां पर पूरा पॉइंट ले रहा हूं, 4 डेसिमल प्लेस में नहीं ले रहा मैं, एग्जैक्ट ले रहा हूं। ई पॉइंट है 3, 3, ऊपर से कॉपी कर रहा हूं 3, 3। ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 - y1, 3 - √3 -y1, और x2 - x1, 3 - 2, 3 √3। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, -√3 +√3 हो गया, और ये √3 एज इट इज आ गया, 3 - 2 1 हो गया। अब बेटा आपके पास ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट की वैल्यू 3 - 3 0, ऊपर √3 बच जाएगा सिर्फ, नीचे 1 हो गया। इसको 4 डेसिमल प्लेस पे बताना है, तो सबसे पहले आप बेटा इसको प्रॉपरली निकालेंगे, यानी √3 का आंसर निकालेंगे। √3 आ रहा है बेटा हमारे पास 1.73205। तो आपने पहले 5 डेसिमल प्लेस में निकाला, और ये हो गया 1.7321, हमारे पास आंसर हो गया। 4 डेसिमल प्लेस पे आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर निकल कर आ गए। अब बेटा देखो, ये दिमाग के सवाल थे। अब देखो यहां पर बेटा लिखा हुआ है, इन्होंने बीई का ग्रेडियंट दे दिया, सीई का ग्रेडियंट दे दिया, और डीई का ग्रेडियंट दे दिया, और आपने भी एई का ग्रेडियंट ऊपर निकाला हुआ है, वो भी मैं यहां पर लिख लेता हूं, साथ में लिख लेता हूं। ये आपने एई का ग्रेडियंट निकाला हुआ है। देखो ये सारे पॉइंट ई के साथ ग्रेडियंट बना रहे हैं। कह रहा है स्टेट गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर व्हाट द वैल्यूज ऑफ 4 ग्रेडियंट सजेस्ट अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट ई। देखो कर्व पर ई पॉइंट पर ग्रेडियंट क्या बनेगा वो हमें सजेस्ट करना है, ई पॉइंट पर ग्रेडियंट क्या बनेगा। इससे एक छोटा सा काम मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, एक छोटा सा काम यहां पर देखिएगा बेटा आप। मैं इस सवाल को एक्सप्लेन करने के उसमें ये जरा सा सवाल देखा, देखो हमारे पास ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए समझा रहा हूं। ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ है, हमारे पास एक ए पॉइंट है 1, 1, ये रहा ए पॉइंट 1, 1, इसको जरा एक दिन के लिए बता रहा हूं। और मेरे पास अभी पी पॉइंट चेंज होता जा रहा है, एक पॉइंट है पी जो कि कर्व पर ही है। लेट से वो पी पॉइंट देखो यहां पर है, लेट से वो पी पॉइंट 2, 4 पर है, ये देखो मैं 2, 4 पर ही बना लेता हूं पी पॉइंट, ये रहा। लेट से वो पी पॉइंट ये रहा, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला भाई देखो ए से पी हमारे पास ये कॉर्ड बन रही है, याद रखिए ये टेंजेंट नहीं है, ये कॉर्ड है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। मेरा ए पॉइंट 1, 1 है और पी पॉइंट 2, 4 है। मैंने ए पी का ग्रेडियंट निकाला, y2 - 7/x2 - x1, ये आ रहा है 3। ये एपी का ग्रेडियंट आ रहा था, एपी का ग्रेडियंट। इन्होंने ए पॉइंट को कांस्टेंट रखा, ए पॉइंट कांस्टेंट है, पी पॉइंट को चेंज कर दिया 1.5, 2.25। मैं अच्छा, अब मैंने ग्रेडियंट निकाला, ये कितना बन रहा है 2.5। अच्छा जी, अब देखो यहां पर ए पॉइंट है 1, 1, पी पॉइंट है 1.1,
कॉमा 1.21, ग्रेडियंट आ रहा है 2.1, ए पॉइंट वही कांस्टेंट है, पी पॉइंट है 1.01 और पी पॉइंट है 1.0201। आपके पास देखो ग्रेडियंट क्या आ रहा है 2.01। अगर आप गौर से देखो ये पी पॉइंट जो है ना, ए पॉइंट कांस्टेंट है, पी पॉइंट आहिस्ता आहिस्ता ए के अप्रोच करते आ रहा है। कभी 1.5 कॉमा 2.5 है, कभी 1.1 कॉमा 1.21 है। यानी ये जो ए पॉइंट है वो फिक्स है, लेकिन देखो पी पॉइंट अप्रोच कर रहा है ए पॉइंट को, पी पॉइंट अप्रोच कर रहा है ए पॉइंट को। तो अगर आप ग्रेडियंट की नेचर देखो तो एपी का ग्रेडियंट 3 था, फिर एपी का ग्रेडियंट कम होते होते 2.5, कम होते होते 2.1, फिर कम होते होते 2.01 बन रहा है। अगर आप गौर से देखो तो यहां पर जिस जिस तरह मैं पी को अप्रोच कर रहा हूं ए को, तो मेरा ग्रेडियंट भी कम होते जा रहा है। यानी अब अगर मेरे पास कोई पूछे भाई ये एपी इतना पी इतना करीब आ गया ए के कि आपका ग्रेडियंट 2.01 है, तो अगर कोई मुझसे पूछे भाई इस कर्व में ए पर ग्रेडियंट क्या होगा, तो मैं बोलूंगा 2 होगा। As P point approaches to A, gradient of the chord approaches to the gradient of the tangent at A। यानी जैसे जैसे ये P पॉइंट A की तरफ आते जा रहा है, उसका ग्रेडियंट A के अप्रोच, A पर जो टेंजेंट बन रहा है बेटा उसके ग्रेडियंट के बराबर होते जा रहा है। जैसे जैसे ये आते जा रहा है, देखो ये जो पिंक लाइन है उसके पैरेलल होती जा रही है लाइन। हो रही कि नहीं हो रही? तो A पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है बेसिकली ये उसके ग्रेडियंट के बराबर है। पहली बात, एक तो आपने ये बात देखी। अब देखो जैसे जैसे ग्रेडियंट कम होते जा रहा है, लेकिन आप देख रहे हो आपके पास पी पॉइंट इतना कम हो गया, इतना करीब आ गया है कि आपका ग्रेडियंट 2.01 आ चुका है। अगर मैं पी को और कम करूंगा, पी को और ए के करीब लेकर आऊंगा, तो आपका ग्रेडियंट ए पर 2 आएगा, 2 से नीचे नहीं जाएगा, 2 से नीचे नहीं जाएगा। तो देखो बेटा यहां पर अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास, मैं एक सिर्फ समझाने के लिए कॉर्ड बना, ये कर्व बना रहा हूं, ऐसा कर्व है नहीं इसका, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। अगर आपका ई पॉइंट कांस्टेंट है, लेट्स से वो ई पॉइंट ये रहा, ये हमारे पास ई पॉइंट है, फिर यहां पर ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। बेटा जिस इस तरह हमारे पास ये करीब आता जाएगा, ये कॉर्ड जिस इस तरह हमारे पास, पहले ए ई का ग्रेडियंट निकाला, देखो 1.7321 आ रहा है, फिर हमारे पास यहां पर पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, देखो एडी का ग्रेडियंट 1.732, फिर ए ई का ग्रेडियंट 1.732, बी ई का ग्रेडियंट बेटा हमारे पास क्या बन रहा है 1.9748, फिर आपके पास सी का ग्रेडियंट 1.9975, फिर आपके पास ई डी का ग्रेडियंट या डी ई का ग्रेडियंट 1.997 बन रहा है। तो बेटा आपके पास ये ग्रेडियंट अप्रोच कर जाएगा ई पर, तो बेटा आपके पास ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। देखो आपका ग्रेडियंट इंक्रीज करे आ रहा है, और वो मैक्सिमम कितना इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप बिल्कुल ई पॉइंट के करीब आ गए हो। अगर आप ई पॉइंट को और से देखो, बाकी पॉइंट्स को और से देखो, ई पॉइंट 3,3 है, तो देखो आपके पास ए ई बी ई सी ई डी ई, आपने सारे ग्रेडियंट निकाले। ए सबसे दूर पॉइंट है ई से, फिर बी और करीब हो गया ई पॉइंट से, सी और करीब हो गया ई पॉइंट से, डी और करीब हो गया ई पॉइंट से। अब बेटा जो डीई का ग्रेडियंट लिख रहा हमारे पास वो कितना बन रहा था 1.997। अगर मैं बोलूंगा भाई ई पर क्या ग्रेडियंट निकल रहा है, तो बेटा वो अप्रोच कर रहा होगा हमारे पास 2 को अप्रोच कर रहा होगा।
तो यहां पर बेटा आप ये चीज देखोगे कि जिस तरह बेटा हमारे पास यहां पर भी ये जो पी पॉइंट जैसे से करीब पहुंच रहा था ए से, हमारे पास बेटा ग्रेडियंट जो है ना वो कम होते होते फिर वो टू तक अप्रोच कर गया। अब यहां पर सिर्फ टू, दोनों जगह इत्तेफाकन टू ग्रेडियंट आ गया, इसके अलावा भी ग्रेडियंट हो सकता है। तो हमने बोला हमारे पास ए पॉइंट पर ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को हम लोग एक और तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैं रीजनिंग उसकी क्या दूंगा मैं आपको बताता हूं। आप देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट, आप पूरे पॉइंट को मत देखो, आप सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को देखो। एक्स कोऑर्डिनेट पहले टू था, फिर 1.5 बना, फिर 1.5 से 1.1 बना, फिर 1.1 से 1.01 बना। आप ये कह सकते हो रीजन में कि जैसे जैसे हमारे पास एक्स का डिफरेंस, आप ये बोल सकते हो कि एस द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ये रीजन देखना है आपने, अप्रोचेस टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ई कोऑर्डिनेट, और यू कैन से change in x coordinate approaches to zero। दोनों बातें एक ही लिखी है मैंने, और के बाद और पहले भी। approaches to zero, the value of gradient will approach to the gradient of tangent at E। हमने बस ये रीजन लिख देना है। आप देखो x की वैल्यू का डिफरेंस यहां पर भी देखो, पहले 2 था, फिर 2.9, फिर 2.99, फिर 2.999, फिर 3 बन गया। तो जो ई पॉइंट पर जैसे ही एक्स का डिफरेंस कम होते गया, आपके करीब करीब आप ई पॉइंट के आते गए, आपके पास कॉर्ड का ग्रेडियंट वही बनता गया जो हमारे पास ई पॉइंट का बनता गया। और जैसे जैसे ये अप्रोच कर रहा है, ये हमारे पास देखो पहले 1.7321 था, फिर 1.9748 था, फिर 1.9975 बना, फिर 1.997, और वो अप्रोच कर गया, फिर हमारे पास मैक्सिमम अब ये 2 पर आ जाएगा, 2 से ऊपर जाएगा नहीं है। मैं हट कर एक और सवाल करवा देता हूं, बेशक आज पेपर में फिर देख लेंगे कितना हो सकता है, लेकिन एक और सवाल करवा देता हूं। देखो यहां पर ये एक और सवाल आया हुआ था, इसने ए का ग्रेडियंट दे दिया, बीई का दे दिया, सीई का दे दिया, डीई का ग्रेडियंट दे दिया। देखो ए का दे दिया, बीई का ग्रेडियंट दे दिया, सीई का ग्रेडियंट दे दिया, और डीई का ग्रेडियंट दे दिया। देख रहे हो ए का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट, सी का एक्स कोऑर्डिनेट, डी का एक्स कोऑर्डिनेट, ये अप्रोच कर रहे हैं ई के एक्स कोऑर्डिनेट को। मैंने सबके ग्रेडियंट निकाले। अब मुझसे वो पूछ ले भाई ई पर ग्रेडियंट क्या होगा, तो मैं बोलूंगा भाई ई पर हमारे पास ग्रेडियंट ई यानी एक्स की वैल्यू 2 पर ग्रेडियंट कितना होगा। एफ डैश का मतलब होता है ग्रेडियंट, डी वाई बाई डी एक्स मतलब ग्रेडियंट। तो एफ डैश 2 का मतलब है ग्रेडियंट एट 2, एट एक्स की वैल्यू 2। तो मैं बोलूंगा एक्स की वैल्यू 2 पर बेटा ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, देखो 4, फिर 3, फिर 2.5, फिर 2.1, अप्रोच टू करेगा 2 करेगा ये। तो ये 2 बेटा ग्रेडियंट है एट पॉइंट ई। यहां पर भी इत्तेफाकन 2 ही आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास खैर ये सवाल हुआ हुआ है। चले आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन 4x। अच्छा भाई ये एक्सपेंशन है आपके पास 4x प्लस 10 अपॉन एक्स की पावर 3। इसमें टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 1 को निकालना है हमें। तो मैंने करा क्या, मैंने बोला भाई आपके पास टर्म का फॉर्मूला होता है एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये फॉर्मूला होता है। अब मैंने करा क्या, मैंने बोला भाई
एन की वैल्यू तो 3 है यहां पर, ए की वैल्यू 4x है, और बी की वैल्यू बेटा 10/x है। आर नहीं पता, मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा, एनसीआर 3 CR 4x⁻n - r 3 - r हो जाएगा, और 10/x⁻r हो जाएगा। 3 CR एज इट इज रहा, 4 की पावर 3 - r मैंने सेपरेट कर लिया, x⁻3 - r मैंने सेपरेट कर लिया, 10 की पावर r अलग कर दिया, x⁻r मैंने अलग कर दिया। ये हो जाएगा 3 CR 4 की पावर 3 - r, 10 की पावर r साथ में लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रहे थे, और x⁻3 - r, और पावर ऊपर के सब्ट्रैक्ट करा दी मैंने। तो अब यहां पर बेटा 3 CR में r की वैल्यू ऐसी क्या पुट करूं कि x⁻1 आए। आप चाहो तो प्रॉपर वर्किंग कर लो, लेकिन यहां पर खास तौर पर पता चल रहा है बेटा r की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना तो आपके पास x⁻1 आ जाएगा। तो यहां पर बेटा मैं r की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, डायरेक्टली पता चल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 3C1 निकालें आंसर, 4 की पावर 3 - 1 निकालें, 10 की पावर 1 निकालें, x⁻3 - 2 इंटू 1 करें, 3C1 हो जाता है 3, 4 का स्क्वायर 10, x⁻1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 इंटू 3 × 10, ये हो जाएगा 480 x⁻1। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 480। सर मैं r = 1 क्यों ऐड करा? सॉरी फिर से बोलेगा। सर मैंने पावर r यानी r = 1 क्यों लिया? क्योंकि मुझे x⁻1 चाहिए, तो मैं r की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करूंगा तो 3 - 2 1 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे x⁻1 चाहिए, देखो ओके सर। सही है ना। तो अगर वो बोलता है द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन इज p, कह रहा है x⁻1 का कोफिशिएंट p है, तो मेरे पास x⁻1 क्या आ रही है, x⁻1 का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 480, तो 480 बराबर हो जाएगा बेटा p के। ये हमारे पास बेटा p की वैल्यू निकल कर आ गई, सही है ना। उसने खुद ने बोला हुआ द कोफिशिएंट ऑफ x⁻1 इन द एक्सपेंशन 4x + 10/x⁻³ इज p, तो मेरा सही है, मेरा तो कोफिशिएंट आ रहा है 480, आपका कोफिशिएंट आ रहा है p, तो p की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी हो जाएगी 480 हो जाएगी। अब वहां से बोला है कोफिशिएंट ऑफ x⁻1, कोफिशिएंट ऑफ 1/x इन द एक्सपेंशन 2x + k/x² की पावर 5 इस क्यूब। मैंने अच्छा, तो मैंने बोला इसी रिलेशनशिप को इस्तेमाल करूंगा मैं। मुझे x⁻1 का कोफिशिएंट चाहिए, इसका मतलब होता है x⁻−1, 1/x मतलब है x⁻−1। तो अब मेरे पास दूसरा बाइनोमियल है, मैंने दूसरे बाइनोमियल को कॉपी करा, मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूं तो ये मैंने दूसरा बाइनोमियल कॉपी करा, 4 2x + 2/x² की पावर 5, इधर n की वैल्यू वही है 5, इधर के a की वैल्यू 2x है फर्स्ट टर्म, b की वैल्यू बेटा k/x² है। तो NCR 5CR, r की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है नहीं पता, a की पावर n - r 2x⁻5 - r, b की पावर r हो गई। अब 5CR एज इट इज रहने दिया, 2 की पावर 5 - r एज इट इज रहने दिया, x⁻5 - r, बस इनको ब्रेक कर दी पावर्स, k की पावर r एज इट इज हो गया, x⁻2r हो गया ये। अब तमाम कांस्टेंट टर्म को साथ में कर रहा हूं और x की पावर को साथ में कर रहा हूं। 5CR एज इट इज रहा, 2 की पावर 5 - r इंटू k की पावर r हो गया, इंटू x⁻5 - r -2r हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पर x⁻5 - 3r है। अब शायद आपको मुश्किल हो रही हो कि भाई r की वजह से यहां पर क्या रखें कि x⁻−1 आ जाए, क्योंकि मुझे x⁻−1 चाहिए। तो देखो मैं x⁻5 - 3r को x⁻−1 से इक्वेट करूंगा, ये वैल्यू ऑफ r के लिए वर्किंग कर रहा हूं। तो 5 - 3r बेसिस सेम है, पावर कंपैरिजन, 5 - 3r 1 के बराबर हो गया, 5 + 1 बराबर हो गया 3r के, r की वैल्यू बेटा मेरे पास 2 आ गई। मैंने ऊपर ही काम इसलिए नहीं करा क्योंकि ऊपर डायरेक्टली पता चल रहा था, तो मैंने यहां पर 5C2 लिख दिया, 2 की पावर 5 - 2 लिख दिया, k की पावर 2 हो गया, x⁻5 - 3 इंटू 2 हो गया। मैंने k की जगह r की जगह बेटा यहां पर देखो 2 पुट कर दिया हर जगह।
अब 5c2 कैलकुलेटर में निकालेंगे, 10 आ जाएगा। 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा के स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स की पावर -1। अब इसका जो कोविशन आ रहा है एक्स की पावर -1 का, वो ये आ रहा है, यानी वो आ रहा है 80 के स्क्वायर इंटू 1/x। तो 1/x का कोविशन क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, 8 के स्क्वायर। और उनका कोविशन क्या था, उनका कोविशन था क्यू। तो मैंने दोनों कोविशन को आपस में इक्वेट करा, ये जगह 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, 80 के स्क्वायर इक्वल टू क्यू। ठीक है जी। अब सर उसने बोला हुआ है गिवन दैट p इज 6 टाइम्स q, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब मैंने बोला p इज 6 टाइम्स q है, p इज 6 टाइम q, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, p/6, ये q की वैल्यू आ गई। तो 80 के स्क्वायर, q की जगह p/6 रख दिया, और बेटा p की जगह मैं यहां पर रख रहा हूं, ऊपर अभी निकाला था p की वैल्यू 480। अब यहां पर सिर्फ एक ही अननोन बच गया, दैट इज k। अब आप कुछ भी ना करें, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन देखो, 0 से 0 गया, 8 1 जा, 8 6 जा, 6 1 जा, 6 1 जा कैंसिल, आपके पास के स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, के की वैल्यू बेटा +-1 आ रही है। मैं ऊपर बस ये चेक कर लेता हूँ के की वैल्यू नेगेटिव एक्सेप्टेबल है, कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, कुछ ने बोला हुआ तो नहीं है, कुछ भी नहीं बोला हुआ। तो के की वैल्यू +-1 दोनों ही एक्सेप्टेबल हो गई। कोई मसला है की बात में। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, इट सेज कि आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x² + 3, एफ ऑफ एफ एक्स निकालें। देखो एफ एक्स फंक्शन है 2x² + 3। अब इसमें जहां जहां एक्स है वहां पर एफ एक्स वाला फंक्शन वापस से डाल दें। मैंने बोला भाई ये एक्स एक ही जगह था 2x² + 3, मैंने यहां पर 2x² + 3 डाल दिया। ब्रैकेट ओपन कर लें अब आप, 2, ये हो जाएगा 4x⁴, 2 to the 4, 4 दिया 12x², ये 3 का स्क्वायर 9, ये +3 हो गया। ये 2 4 8 x⁴, 2 12 24 x², 2 9 18 +3, ये जगह 8 x⁴, 24x² + 18 + 3 कितना हो गया हमारे पास, 21। ये इसका आंसर हो गया। फिर ये कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन कि एफ ऑफ एफ एक्स, सॉरी सर जी, सर इसमें स्क्वायर आएगा ब्रैकेट में? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। सर क्यों सर? ये तो एक्स पर स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर तो अपनी जगह पर रहा, और 2x² + 3 इसके अंदर मैंने पुट कर दिया, जहां जहां एक्स है वहां पर एक्स। सही सर। अब ये एफ ऑफ एफ एक्स 34x² + 19 है, तो सर आपने एफ ऑफ एफ एक्स अभी तो निकाला, 8x⁴ + 24x + 21 इज इक्वल टू 34x² + 19। आपने 8x⁴ 24x² -34x², राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया 34, और 21 -19, 19 लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई है 8x⁴, 24 - 34 ये हो गया -10 हो गया। +21 -19, 21 -19 बेटा हमारे पास कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब ये आप 2 कॉमन निकाल लें, ये हो जाएगा 4x⁴, ये हो जाएगा हमारे पास 5, ये जगह 4x⁴ -5x² + 1। अब आप इसको अगर आप देखो तो बेटा ये है डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिसगाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि बेटा हमारे पास बेटा यहां पर वेरिएबल की पावर, छोटी पावर और बड़ी पावर में 2:1 का रेशो है, 2:1 का रेशो है। तो इसको आप बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह ट्रीट कर सकते हो, जिस तरह मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं हम लोग। तो यहां पर बेटा मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग करी -4x² - x² + 1,
यहां पर से 4x को कॉमन निकाला, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहां पर माइनस वन कॉमन निकाला, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आपके पास बेटा देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाय फोर हो गया। यहां से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आ रही है, यहां से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन बाय टू आ रही है। मैं सवाल में बस एक दफा देख लूंगा कौन सी वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। बाजू बार लिखा हुआ होता है भाई ये वाली वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा देख लेते हैं। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट करेगा वो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सिर्फ दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है वन और एक आ रही है वन बाय टू। चार वैल्यूज में से ये दो वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है वो। तो ये जरूर देख लें, इसका एक ही मार्क होता है पूरे सवाल में। अगर पूरा सवाल करा हुआ ना आपने तो उसका एक मार्क तो इसी का ही होगा। ये आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखो बेटा आपसे क्या कह रहा है। पॉइंट ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट्स 8 3 एंड पी क्यू। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी इज y इक्वल्स टू माइनस टू एक्स प्लस फोर। देखो ए और बी पॉइंट है, ऑल्दो ये हॉरिजॉन्टल नहीं है लेकिन मैं बस ऐसी डायग्राम रफ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ए पॉइंट है आपके पास 8 3, और बी पॉइंट है बेटा पी क्यू। कह रहा है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन दी हुई है आपको। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बिल्कुल इसके मिड से जा रहा हो, मिड पॉइंट से जा रहा हो, इसकी इक्वेशन ये दे दी है आपको, y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर। अगर मैं बात करूं कि ए बी का ग्रेडियंट क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर ए बी का ग्रेडियंट हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो पॉइंट की मदद से आपने निकाला ना। मैं बोलूं भाई ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका ग्रेडियंट क्या है, ये तो ए बी का ग्रेडियंट है ना। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका ग्रेडियंट क्या है। अच्छा ए बी के ग्रेडियंट को मैं नहीं लिख रहा, m1 कह रहा हूं, यहां पर मेंशन कर देता हूं और यहां पर मेंशन कर देता हूं ग्रेडियंट m2 है। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका ग्रेडियंट क्या है, तो y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर है लाइन। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं कंपेयर करूं तो m2 की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी माइनस टू। अच्छा अगर मैं m2 की मदद से बोलूं भाई m1 का ग्रेडियंट निकालो, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव रेसिप्रोकल। m1 का ग्रेडियंट इसकी मदद से आ जाएगा नेगेटिव रेसिप्रोकल। और वो नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा बेटा हमारे पास वन बाय टू। ठीक है जी, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल आ गया। अच्छा अब आपके पास देखो P और Q दो अननोन कांस्टेंट है, दो अननोन कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करने के लिए आपके पास दो इक्वेशन का होना जरूरी है, या आप किसी भी दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे। मैं आपसे एक काम करता हूं, मैं एक काम ही करता हूं, मैं आपसे कहता हूं बेटा इक्वेशन सबसे इजी मेथड मुझे ये लग रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालें। तो सर आप बोलेंगे सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मूला है, m की जगह सर आप पॉइंट पुट कर दें वन बाई टू m1 का ग्रेडियंट, एक्स की वैल्यू ऐसी रह गई। सी निकालने के लिए सर आप कोई सा भी पॉइंट पुट कर दें, मैंने ए पॉइंट पुट करा 8 3। तो y की जगह 8 और x की जगह y की जगह 3, x की जगह 8। सी की वैल्यू बेटा टू वन जा टू फोर जा 8, सी की वैल्यू माइनस वन आ रही। यानी लाइन ए बी की इक्वेशन भी मेरे पास आ गई, y इज इक्वल टू हाफ x माइनस वन। सबसे इजी मेथड बता रहा हूं इस सवाल का मैं।
अगर बेटा मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास परपेंडिकुलर लाइन ब्लू लाइन की भी इक्वेशन है और ये रेड लाइन की भी इक्वेशन है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तो क्या एम कोऑर्डिनेट आएगा? मैंने दोनों के y को आपस में इक्वेट कर दिया। दोनों इक्वेशन के y को आपस में इक्वेट कर दिया, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं। इनसे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी m कोऑर्डिनेट विच इज द मिड पॉइंट। तो 2x प्लस हाफ x इधर आ गया, 4 माइनस 1 यहां पर आ गया, ये हो गया 5x अपॉन 2, ये हो जाएगा बेटा 3, जगह x की वैल्यू 6 अपॉन 5 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 अपॉन 5 आ गई, किसी भी वैल्यू में पुट कर दें, किसी भी जगह पुट कर दें, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें, नीचे वाली इक्वेशन में पुट कर दें, मैं नीचे ही पुट कर रहा हूं। y इज इक्वल टू हाफ x माइनस 1, मैंने x की जगह 6/5 पुट कर लिया, माइनस 1, आंसर आ जाएगा बेटा 2 1 जा 2 3 जा 6, -2/3 -2/5 आ जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट आ गया। ये आपके पास m का y कोऑर्डिनेट आ गया, m का x कोऑर्डिनेट 6/5, y कोऑर्डिनेट -2/5। अब सर ये मिड पॉइंट आपके पास आ गया, आपने x की जगह x और y की वैल्यूज निकालनी यहां पर, सही ना? हाफ x माइनस 1, एक चीज बस मेरे दिमाग में सामने दिख गई, हाफ x माइनस 1 था, कैलकुलेशन यहां से गलत हो जाएगी, इसको मैं ठीक कर रहा हूं, 5 हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू 2 5 10, 10 डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, और इजी वैल्यू आ रही थी, फ्रैक्शन में आ रही थी ना, इसलिए थोड़ा डाउट भी हो रहा था मुझे। तो x की जगह देखो मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ, ये y की वैल्यू 0 आ रही है, तो देखो आपके पास x2 है, y0 है, ये बेटा आपके पास m की वैल्यू आ गई, ये मिड पॉइंट आ गया। अगर मैं यहां पर बेटा आपसे बोलता हूं कि ये जो लाइन थी m, जिसको ए बी लाइन कह रहे थे हम लोग, ए पॉइंट है 8,3, ये है पी क्यू बी कोऑर्डिनेट, और ये m हमने निकाल लिया, m क्या था? मिड पॉइंट था ना हमारे पास, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये कितना है? 2,0। तो अगर आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद रखो, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला एक्स वाई बराबर किसके होते हैं? एक्स बराबर होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2 के। तो x की वैल्यू 2 हो गई, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x कहलाता है, x1 और x2 एंड पॉइंट्स कहलाते हैं, 8 प्लस p अपॉन 2, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y1 हो गया 3, y2 हो गया बेटा q अपॉन 2, तो ये होगा 2 टू द 4, 4 माइनस 8 माइनस 4, ये p की वैल्यू निकल कर आ गई, 2 0 0, q की वैल्यू बेटा -3 निकल कर आ गई, तो बेटा p और q यानी b कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया -4, -3। किसी को मसला देखी बाद में, फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, इससे बगैर ही काम हो गया हमारा, वरना एक मेथड वो भी था कि आप उससे भी ग्रेडियंट निकाल के पी और की फॉर्म में दो इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है जी, कोई मसला देखी बाद में? यहां पर देखो बेटा, आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 7 में बेटा आपसे कह रहा है कि भाई द पॉइंट ए हैज द कोऑर्डिनेट 1,5 एंड द लाइन एल हैज द ग्रेडियंट -2/3 पासिस थ्रू ए। बड़ा अच्छा सवाल है ये, इसमें ना जरा एक कंसेप्ट पहले समझे आप। सर्कल पर एक पॉइंट है, सर्कल का एक पॉइंट है सेंटर उसका, और वो है हमारे पास 5,11। सर्कल का रेडियस है √52, ये रेडियस √52 है। A point A has a coordinate 1,5 and the line L has a gradient -2/3 and passes through A। और एक सर्कल की इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी। शो दैट द लाइन L इज टेंजेंट टू द सर्कल एट A।
कह रहे शो करो ये लाइन, एक लाइन है, ये ए पॉइंट पर सर्कल पर टेंजेंट बना रही है। लेट्स से वो ए पॉइंट ये रहा, ये टेंजेंट बना रही है, और टेंजेंट ये देखो ये बना लिया, ए पॉइंट यहां पर है। लेकिन इसने कहीं ऊपर मेंशन करा हुआ है कि ये ए सर्कल पे लाई कर रहा है? इसने तो कोई मेंशन नहीं करी हुई ये बात। अगर ये ए पॉइंट सर्कल पे लाया कर रहा है तो पहले, और फिर लाइन इस पर टेंजेंट बन रही है, तो पहले तो आप ये प्रूफ करोगे सर्कल ए, सर्कल पे ये ए पॉइंट लाई कर रहा है। इसमें ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ए पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। उसने बोला एक ए पॉइंट है, कोऑर्डिनेट उसके 1,5 है। तो पहले मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल रहा हूं, एक्स माइनस ए का होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ए और बी बेटा हमारे पास सर्कल के सेंटर हैं। ए की जगह बेटा मैंने रखा 5, बी की जगह बेटा मैंने लिखा 11, और रेडियस की जगह बेटा हमारे पास 52 रखा, 152। ये हमारे पास x माइनस 5 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पर रखें, ज्यादा लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्रूव करना है कि हमारे पास ये 1,5 इस पर लाई करता है। तो x कॉमा वाई की जगह बेटा मैं 1,5 पुट कर दूंगा। तो x की जगह 1, y की जगह 5। -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है? इसका मतलब ये सर्कल इस पॉइंट पर, ये पॉइंट इस सर्कल पर लाई करता है। अब ये लाइन इस पर टेंजेंट है कि नहीं है? तो भाई याद रखें, टेंजेंट का ग्रेडियंट इसने दिया हुआ है -2/3। टेंजेंट और रेडियल सेगमेंट का ग्रेडियंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ये। तो बेटा मैंने रेडियल सेगमेंट का, सर मैं लास्ट वाली क्या बात बोली? रेडियल सेगमेंट का और टेंजेंट का ग्रेडियंट बेटा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियल सेगमेंट, ये रेडियल सेगमेंट और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके तो सर। अगर मैं रेडियल सेगमेंट का ग्रेडियंट निकालूं तो 11, यानी ए पॉइंट हमारे पास क्या है, देखो ए पॉइंट हमारे पास क्या है, 1,5। तो मैंने y2 - 7, 11 - 5 अपॉन 5 - 1, 11 - 5 कितना हो गया, 6/4, ये हो गया 3/2। तो क्या इनका ग्रेडियंट आपस, क्या ये आपस में परपेंडिकुलर है? अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब टेंजेंट बन रहा है। यानी अगर आप देखो, -2/3 × 3/2 आपस में ये -1 आ रहा है। अगर ये -1 आ रहा है तो बेटा इसका मतलब ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें बस एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि बेटा पहले ये तो ये चेक करना है कि लाइन सर्कल ए पॉइंट से पास भी कर रहा है, ये ए पॉइंट सर्कल पे है भी या नहीं, तो ही तो टेंजेंट बनेगा। अगर आप डायरेक्टली प्रूफ कर देते ना कि ये आपस में देखो ये ए पॉइंट सर्कल पर है, ये आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट -1 आ रहा है, इनको मिलाया कर रहा है तो -1 आ रहा है, तो बात प्रूफ नहीं होती। सर आपने रेडियल सेगमेंट क्या बोला था? रेडियल सेगमेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता रेडियल है। सेगमेंट और टेंजेंट आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर इनका, इनके ग्रेडियंट आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं और उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपस में टेंजेंट है, ये आपस में टेंजेंट है। सर ये रेडियल सेगमेंट ये क्या होता ये क्या रेडियल सर सेगमेंट से रेडियल मुराद ये सेगमेंट? रेडियस, ये रेडियस से बनने वाली लाइन, ये वाली लाइन मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सही है सर। ठीक है। अच्छा, ये एक जी बड़ा सर। अच्छा सवाल था। इसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर सर्कल जिसका रेडियस √52 है। कह रहा एक और सर्कल है उसका रेडियस √52 है। मैंने ठीक है। अभी जो हमने ऊपर सर्कल पढ़ा था ना, इसका भी रेडियस √52 था। पहली बात ये, बल्कि मैं एग्जैक्टली सेम बनाता हूँ कंसेप्ट समझाने के लिए। इसका भी रेडियस √52 है। तो सर बात क्या कह रहा है,
बात बेटा बस इतनी सी कह रहा है आपसे कि आपने फाइनल इक्वेशन ऑफ द अदर सर्कल, एक और सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। लेट्स से इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है आपने। सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है, रेडियस पता है। फॉर विच द लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट टू ए, कह रहा है हमारे पास इस सर्कल पर, जो पहले वाला सर्कल था, इस पर एक ए पॉइंट था, इस पर एक लाइन टेंजेंट बन रही थी। कह रहा है यही लाइन, कह रहा है यही लाइन हमारे पास इस सर्कल की भी टेंजेंट है ए पॉइंट पर। तो हमने देखो ये करीब करा इसको आपस में, ये देखो ये आपस में ए पॉइंट से करीब है, हमारे पास टेंजेंट बन रहा है हमारे पास के साथ। तो बेसिकली यहां पर बेटा वो आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर सर्कल, एक और सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका रेडियस √52 है, √52 है। फॉर विच द लाइन, कह रहा है वो जो पीछे लाइन थी ना, देखो मैंने पहले सेपरेट बनाया हुआ था, पहले मैंने इसको सेपरेट रखा हुआ था। फिर उसने बोला कि फॉर विच द लाइन, अब ये लाइन इज ऑल्सो टेंजेंट, ऑल्सो द टेंजेंट एट ए। तो मैंने बोला भाई ये आपस में इनको ज्वाइन इन कर दो। ये लाइन इस टेंजेंट ऑफ द सर्कल, सर्कल से टेंजेंट बना रही थी, और ये लाइन इसके साथ भी टेंजेंट बना रही है। तो मैंने जब भी दोनों सर्कल को आपस में ज्वाइन करना पड़ा, एक ही पॉइंट पर दोनों सर्कल टेंजेंट बन रहे हैं, और वो सेम लाइन है। इसमें ए पॉइंट क्या है, मैं जरा सर्कल को जरा सा बड़ा कर रहा हूं। इसमें ए पॉइंट क्या है बेटा, इसमें ए पॉइंट है हमारे पास 1,5। 1,5। इसमें इसका सेंटर क्या है हमारे पास, सर 5,11। फाइव सर कॉमा वो इलेवन मिड पॉइंट, ऐसे मिड मिड पॉइंट के फॉर्मूले से शायद निकल जाए। एग्जैक्टली। अगर ये टेंजेंट है, ये दोनों रेडियस बराबर हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों √52 है, इसका मतलब ये हुआ ये ए मिड पॉइंट हुआ फिर हमारे पास। अगर ये √52 नहीं होते तो बेटा ये हमारे पास टेंजेंट नहीं बन, ये हमारे पास मिड पॉइंट नहीं होता। तो ये कंसेप्ट जरूर दिमाग में रखें। तो अगर मुझे इसका सेंटर चाहिए, अगर मुझे इसका सेंटर चाहिए, तो बेटा मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। x बराबर है x1 प्लस x2/2 के, और y बराबर है y1 प्लस y2/2 के। इसमें इसको x1 y1 कह रहा हूं, इसको x2 y2 कह रहा हूं, इसके सेंटर को, और मिड पॉइंट हमेशा एक्स वाई रहता है। 2 1 2, -5, x1 की वैल्यू -3 आ गई। 2 5 10, 10 - 11, y1 की वैल्यू बेटा मेरे पास -1 आ गई। यानी दूसरे सर्कल का रेडियस बेटा हमारे पास क्या आ गया, सेंटर क्या आ गया, -3,1। रेडियस क्या है, √52। आपने बस यहां पर x - a होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए की वैल्यू नेगेटिव थी इसलिए x+3 हो गया, और y - b का होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह बेटा मैंने √52 का स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 9, ये हो जाएगा y² 2y+1 इक्वल्स टू 52। ये हो गया x² प्लस y² 6x माइनस 2y, 9 + 1 10, 10 - 52 -42 हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरे सर्कल की इक्वेशन आ गई। सेम इक्वेशन सर इसलिए नहीं होगी बेटा मैरीन, सेम इक्वेशन इसलिए नहीं होगी, रेडियस तो सेम है लेकिन सेंटर सेम नहीं है ना, सेंटर तो हमें निकालना पड़ा। जी बेटा पूछिए सवाल कोई। सर ये y है -1, लेकिन सेंटर में आपने 1 लिया है। y-1, अच्छा मैंने फिर कोई मिस्टेक कर दिया। ये लो, ये लो, ये लो, और बोलो। सही है, ठीक कर दिया। जी सर। थैंक यू। रोजा लग रहा है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भाई, द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर a 3/2 a and b, where a and b are positive constant. The first second third term of geometric expression are a 18 and b by b plus 3 respectively. Find the value of a and b. कह रहा है और बी की इक्वेशन निकाल के दिखा दो। ए और बी तो अननोन कांस्टेंट हैं। अगर बेटा ये शुरू की 3 टर्म्स है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो इनका डिफरेंस, ये एपी से निकाल रहा हूं, इनका डिफरेंस बराबर होगा 3/2 ऑफ ए माइनस ए, बी माइनस 3/2 ऑफ ए। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये हो जाएगा बेटा a/2, ये मैंने एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई कर लिया, b माइनस 3/2 ऑफ ए। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर आएगा, b बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास 2a के, a प्लस 3 है 4a हो गया, 4a डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास 2a हो गया। ये इक्वेशन निकल कर आ गए। और अगर हम जीपी की बात करें तो 18 अपॉन a बराबर हो जाएगा b प्लस 3 अपॉन 18 के। सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म। 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर, और 18 इंटू 18 हमारे पास हो जाता है 324, और ये a मतलब है b प्लस 3 हो जाएगा। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहूं कर लूं, या अभी के लिए आप सिर्फ इतना लिख दें, b की जगह 2a पुट कर दें, तो 324 की जगह 2a स्क्वायर प्लस 3a इज इक्वल टू 324। ये जगह बेटा 2a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 324। अब बस आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और यहां से a की वैल्यू निकाल लेनी है या मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है जी। कोई बच्चा मुझे बताएगा इसका आंसर कितना आ रहा होगा? a की वैल्यू क्या मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है? मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है बेटा 27a माइनस 24a, जगह माइनस 324। ऐसा ही है। इसको देख लेते हैं कैलकुलेशन। नहीं, ये नहीं बन रही। लिखता हूँ 2, लिखता हूँ 3, लिखता हूँ माइनस 324। 12, इसके मैंने मिडिल टर्म पूरा आंसर निकाल लिया। मिडिल टर्म ब्रेक करके आप पूरा आंसर निकाल दें, 12 एंड माइनस 27/2, ये मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लिया। ठीक है जी। जब ए की वैल्यूज आ गई, तो बेटा आप फिर ए की वैल्यूज आ गई तो बी निकाल लें। तो बी हमारे पास ए की वैल्यू 12 पुट करने पर आ रहा है 24, और ए की वैल्यू माइनस 27/2 पुट करने पर आ रहा है -27। ऐसे ही है। तो हमारे पास बेटा ये दो आंसर निकल कर आ गए। बताएं यहां तक की बात में किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी? सर। जी। सर मेरा पिछला वाला पार्ट पूरा नहीं हुआ था, बस दिखा दे, मैं पिक्चर ले लेता हूँ। कुछ क्वेश्चन 7 का लास्ट पार्ट। ये मैं आपको सेंड कर दूंगा पूरा पासपेपर। ओके सर। ठीक है जी। तो उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है सम निकाल के दिखा दें
पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखो एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला सम का फॉर्मूला ये, ठीक है ना जी। तो देखो बेटा यहां पर आपके पास टर्म्स क्या थी, टर्म्स थी ए 3/2 ऑफ ए एंड बी, ए और क्या थी हमारे पास, बी थी। अब आपने यहां पर एन की जगह तो 20 पुट करना है। तो फर्स्ट टर्म लेट से आपके पास 12 है, ए की 12, बी की 24। तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 12, ए की 12 रखते हैं, ये 18 हो गई, और बी की 24 हो गई, ठीक है ना। अब इसकी 20 टर्म्स तक सम निकालना है। तो सम कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, एस 20, 20 अपॉन टू, टू ए की जगह बेटा मैंने 12 रख दिया, एन माइनस वन डी, 20 माइनस वन, डी की जगह बेटा मैंने रख दिया 18 माइनस 12 विच इज 6। सिंप्लीफाई करेंगे 10 हो जाएगा, ये 24, 19 इंटू 6, और 19 इंटू 6 हो जाता है बेटा 114, 114 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 10 इज गोइंग टू बी 1380। ये इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, सम टिल 20 टर्म्स निकल कर आ जाएगा। सर हमने पहले इसका डिफरेंस निकाला ना हमने। हाँ ये मैंने डिफरेंस निकाला, ये डी की जगह मैंने जी सर। ये 6 रखा सर है। तो मैंने डिफरेंस कैसे निकाल लिया सर, और इन सब में। 18 माइनस ए तो 12 ट्वाइस 6, था। 24 माइनस 18। नहीं नहीं सर, यानी हाँ सर 18 और 24 कैसा है सर, ये बता दें। ये मैंने ए की जगह ये वैल्यूज पुट करी ना। जी। अच्छा सही सही समझ गए सर। ठीक है, कोई मसला। नो सर, जजाकल्लाह। एक सेकंड रुक जाएगा। अच्छा, अब आप एक चीज पूरे सवाल में गौर से देखें। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर आपने इधर ये वाली वैल्यूज क्यों पुट करी, ये क्यों नहीं पुट करी। सवाल को अगर गौर से देखेंगे ना, यहां पर लिखा हुआ है ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, तो ये दो वैल्यूज तो वैसे भी कंसिडर नहीं हो रही, क्योंकि ए नेगेटिव आ रहा है, बी भी नेगेटिव आ रहा है। तो ये दो वैल्यूज तो वैसे भी कंसिडर नहीं होंगी, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो सिर्फ यही हमारे आंसर थे। तो हमने बेटा सिर्फ इन्हीं को आंसर रखा और फिर अपने अगले आंसर्स को निकाल लिया 1380 को। एनी प्रॉब्लम, यहां तक क्लियर है। अगेन यहां पर कह रहे हैं, देखो लिसनर लास्ट टाइम कर रहे थे हम सवाल, ये इस रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास शेडेड रीजन है जो कि हमारे कर्व और लाइन के दरमियान लाई कर रहा है। हमें इसको रोटेट कर रहा हूं अबाउट एक्स एक्सिस, मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम अब जो निकलेगा वो रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकलेगा। तो आप वॉल्यूम बेटा पाई इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स निकालेंगे वॉल्यूम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालेंगे वॉल्यूम। तो आप देखो ये जो कर्व शेड रीजन है, कर्व के अंडर है और लाइन के ऊपर है, यानी लाइन के नीचे वाला रीजन मुझे नहीं चाहिए, कर्व के अंडर वाला चाहिए। तो कर्व के अंडर का एरिया अगर मैं देखता हूं, तो उसमें से बेटा ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा। लाइन के अंडर का एरिया माइनस कराना पड़ेगा। लाइन की इक्वेशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इक्वल टू 1 इसकी इक्वेशन है, तो हम कर्व की इक्वेशन माइनस लाइन की इक्वेशन करेंगे अब, और लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट्स हमारे पास क्या है 5, और सर ये तो पता ही नहीं लिमिट क्या है। तो भाई अगर ये लिमिट नहीं पता आपको, तो कर्व और लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो।
कर्व की क्वेश्चन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, लाइन की क्वेश्चन है वाई इक्वल टू वन, वाई की जगह आपने वन पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू वन प्लस टू, एक्स की वैल्यू आ गई थ्री, यानी थ्री और फाइव के दरमियान हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो अब देखो करना कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली आप कंबाइन करके कर लेंगे क्योंकि सेम लिमिट है। कर्व की इक्वेशन क्या है, लिमिट हो जाएगी बेटा फाइव थ्री, ये वॉल्यूम आ जाएगा, डी एक्स के रिस्पेक्ट से कर लेंगे। तो कर्व की इक्वेशन, कर्व का एक्स स्क्वायर क्या है, कर्व का एक्स स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर क्या है सॉरी, तो कर्व का वाई स्क्वायर है बेटा हमारे पास एक्स माइनस टू, और लाइन का वाई स्क्वायर क्या है, वन का स्क्वायर, ये रही लाइन की इक्वेशन वाई का टू वन। तो वाई का स्क्वायर, लाइन का वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटा, यहां से मैं निकाल रहा हूं वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वन ही हो जाएगी, ये लाइन का वाई स्क्वायर। इनको इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिमिट लगा दो फाइव एंड थ्री, अब बेटा मैं अगर ये करता हूं सिंप्लीफाई, तो वॉल्यूम आ जाएगा बेटा हमारे पास फाइव थ्री एक्स माइनस थ्री डी एक्स, ये इंटीग्रल हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस थ्री एक्स प्लस सी, फाइव थ्री, मैंने जो भी आंसर आना है उसको बेटा पाई से मल्टीप्लाई करा देना है, जो भी आंसर आना है उसको पाई से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो वॉल्यूम आ रहा है फाइव का स्क्वायर 25/2, थ्री फाइव तो 15, सी तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर नाइन, 9/2, थ्री थ्री नाइन, तो 25/2 माइनस 15 माइनस 9/2 प्लस 9, सिंप्लीफाई कर लें, तो 25 डिवाइड बाई टू माइनस 15, कैलकुलेटर में रखने, सारी सारी वैल्यूज कैलकुलेटर में रखनी है, माइनस 9/2 प्लस 9, ये जगह टू और ये आंसर आ जाएगा 2 पाई। अच्छा बेटा अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये सबसे पहले कह रहा है कि प्रूव द आइडेंटिटी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर दी हुई है और हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम करेंगे क्या, सेट कर लो, ठीक है जी। तो सबसे पहले बेटा हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को आप कॉपी करें, वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स, और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कॉपी करा क्योंकि यहाँ पर दो फ्रैक्शंस दी हुई थी, दो फ्रैक्शंस को सिंगल फ्रैक्शन करना थोड़ा आसान होता है, और सिंगल फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन करने में आसान बहुत मुश्किल होती है। तो इस वजह से मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करा कि इन दोनों फ्रैक्शन को मैं सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर सबसे पहले बेटा मैं एलसीएम लूंगा, एंड माई एलसीएम इज गोइंग टू बी वन माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो बेटा इसलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन लिखी हुई है इसका न्यूमरेटर भी वन प्लस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप से सवाल पूछना है कि वन माइनस साइन एक्स को किससे मिला कराऊं कि ये वाला डिनोमिनेटर बनकर आ जाए, विच इज वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स। तो ऑब्वियसली दिमाग में ये आएगा वन प्लस साइन एक्स से मिला करा दें, तो न्यूमरेटर को भी बेटा मैंने यहाँ पर न्यूमरेटर को भी मैंने वन प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया। सिमिलरली वी आर गोइंग टू आस्क अवरसेल्फ के वन प्लस साइन एक्स को किससे मिला कराऊं कि वन माइनस साइन एक्स इंटू वन प्लस साइन एक्स आ जाएगा, तो हमारे पास जवाब आएगा वन माइनस साइन एक्स। तो न्यूमरेटर को भी बेटा मैं यहाँ पर वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, ब्रैकेट बहुत जरूरी है क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है,
तो न्यूमरेटर जो 1 - sin x है, इसको बेटा मैं मजीद 1 - sin x से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए न्यूमरेटर में आपके पास ये बन जाएगा 1 + sin x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 - sin x का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में a - b a + b 1 - sin x 1 + sin x, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -sin x का होल स्क्वायर, a² - b² फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब यहां पर बेटा मैंने फर्स्ट जो ब्रैकेट था इसको a + b के होल ब्रैकेट स्क्वायर को ओपन कर लिया, ये जगह a² + 2ab + b²। मैं अभी भी आगे ब्रैकेट ओपन अप कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट आगे डाल रहा हूँ, क्योंकि आप बेशक ब्रैकेट ओपन करेंगे लेकिन आपके पास ये 1 - sin x का होल स्क्वायर जो हमारे पास a² है -2ab + b²। और फिर मैं डिनोमिनेटर यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा, a² - b², 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया और नीचे हो गया 1 - sin² x हो गया। अब न्यूमरेटर को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 1 - 1 + 2 sin x हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin²x। और क्योंकि सेकंड ब्रैकेट माइनस से मिला हो रहा है तो ये -1 हो जाएगा, +2 sin x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -sin²x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 - sin² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर +sin²x -sin² कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया। अब न्यूमरेटर में हमारे पास बचा गया 2 + 2 2 sin x + 2 sin x 4 sin x बचा, और डिनोमिनेटर में 1 - sin²x। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos² x सही है, cos x सही है, राइट हैंड साइड पे cos x है, तो 1 - sin² x को मैंने ब्रेक कर दिया, 1 - sin² x होता है cos² x के बराबर। ये MF19 में फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। आप यहां पर 4 को एज इट इज रहने दें, cos x को दो पार्ट्स में डिवाइड करा दें, cos x इंटू cos x। अब देखें यहां पर ये 4 एज इट इज रहा, साइन x और cos x मैंने एज इट इज रहने दिया, और मल्टीप्लाई बाय 1/cos x कर दिया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos x, तो आप इसको सेपरेट 1/cos x करके लिख सकते हैं। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं आपने सही काम करा है कि नहीं करा, तो आप सिंपली इतना कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय साइन मल्टीप्लाई बाय 1 4 sin x हो गया, न्यूमरेटर वही रहा हमारे पास, cos x मल्टीप्लाई बाय cos x वही cos² x हमारे पास वही बन रहा है हमारे पास। तो इसको इस तरह सेपरेट करने में कोई परेशानी नहीं है। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 4 को एज इट इज रहने दिया, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो साइन x ओवर cos x ये हमारे पास बन जाएगा 10x, और ये मल्टीप्लाई बाय 1/cos x, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 1/cos x एज इट इज रहने दूं, और फिर एट दी एंड 4 tan x मल्टीप्लाई बाय 1 4 tan x हो गया, डिनोमिनेटर में cos x देखो मैंने एज इट इज कॉपी करा, ये आपके पास राइट हैंड साइड निकल कर आ गई। ये एग्जैक्टली वैसी ही राइट हैंड साइड है जो ऊपर उन्होंने बोली हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर वही राइट हैंड साइड निकल कर आ रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसका पार्ट बी है, इसमें इसने सॉल्विंग की कहा हुआ है जो कि अमूमन बोलता है, और यहाँ पर जो है ना वो रेडियंस की फॉर्म में आपने चीज देखनी है। यहाँ पर देखें, आपसे कह रहे हैं हैंस सॉल्व द इक्वेशन, और आपका जो ये पोर्शन है इक्वेशन का, ये पिछले पार्ट में आपने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करा है, यानी ये आपने पिछले पार्ट में प्रूफ करा है कि ये हमारे पास बराबर है 4 tan x/cos x के। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई वो कह रहे हैं हैंस सॉल्व द इक्वेशन, हैंस का मतलब है पिछले पार्ट से लिंक होगा सवाल, सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब वेरिएबल एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को ऑलरेडी सिंप्लीफाई करा हुआ है, हमने इसको 4 tan x/cos x लिखा हुआ है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज कॉपी कर लिया इसको कन्वर्जन करके, और इक्वल्स टू 8 tan x लिखा हुआ था, मैंने उसको एज इट इज कॉपी कर लिया। अब हमें इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास x हमारा एंगल है, और x की रेंज है 0 से लेकर पाई 2 तक, ये जरूर ध्यान में रखना है।
जीरो से लेकर पाई बाय टू तक, वैसे ये है जीरो से लेकर 90 डिग्री तक। लेकिन हम अपने क्वेश्चन को बेटा पाई की फॉर्म में यानी रेडियंस की फॉर्म में सॉल्व करेंगे, क्योंकि सवाल रेडियंस की फॉर्म में है। अब हमने करा क्या, अमूमन बच्चे करते क्या है, ये 10x से 10x कैंसिल कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते। फिर दूसरा स्टेप सॉल्विंग की इक्वेशन का ताल्लुक ये होता है कि आप अपनी इक्वेशन को जब सॉल्विंग कर रहे हैं तो आप इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। या तो पूरा क्वेश्चन 10x में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो पूरा क्वेश्चन साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या 10 में, साइन में, कॉस में, किसी एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है आपने। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करी। 4 1 जा 4 2 जा 8, ये तो कैंसिल हो सकता है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। 10x अपॉन कॉस एक्स एज कॉपी करा, ये देखें अभी भी मैं 2 10x लिख दिया अभी मैंने इसको। अच्छा जी, अब हुआ क्या कि हमें सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हमने इस 10x को बेटा मैंने यहां पर एज इट रहने दिया, ये 2 10x इंटू कॉस एक्स हो गया। ठीक है जी। अब मैंने 10x को एज इट रहने दिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया था कॉस एक्स राइट हैंड साइड पे आकर, क्योंकि सिंगल फ्रैक्शन था। ये 2 10x कॉस एक्स लेफ्ट हैंड साइड पर आ गया, इक्वल टू 0 हो गया ये। ठीक है ना। इसमें से बेटा मैंने 10x कॉमन ले लिया, 10x एज इट आ गया, 1 माइनस 2 कॉस एक्स ब्रैकेट के अंदर बच गया। अगर आप गौर से देखें तो दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो इक्वल टू 0 है, तो बेटा इनको आइदर और करके सेपरेट कर सकते हैं, आइदर 10x इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब बेसिकली आप इसको पूरे को देखेंगे ना, तो ये एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक इक्वेशन है, और ये एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक इक्वेशन है। अच्छा, अब मैंने करा क्या, मैंने बोला भाई 10x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, हमारी रेंज है 0 से लेकर पाई पाई बाय 2 तक, यानी मेरी रेंज है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। अच्छा, 0 भी शामिल है और पाई बाय 2 भी शामिल है। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये हमारी रेंज है। रेंज मैंने बना दी 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। पॉजिटिव एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज ही जाएंगे। अब हमारे पास 10x इक्वल टू 0 है। अब क्योंकि यहां पर 0 है तो हम क्वाड्रेंट डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि क्वाड्रेंट डिसाइड होता है 10x की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसकी बेसिस पर हम लोग क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं। अब यहां पर 10x इक्वल टू 0 है, तो हम क्वाड्रेंट तो डिसाइड कर ही नहीं सकते। तो हमें 0 पर वैल्यूज याद कर लेनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। 10x वैसे हमारे पास 0 होता है, अगर मैं यहां पर डायरेक्टली लिखूं तो यहां पर x की वैल्यू 0 पर हमारे पास 10 0 पर 0 होता है, और 10 180 यानी पाए पर 0 होगा। 10 360 पर भी 0 होगा, 360 मतलब 2 पाए। लेकिन क्योंकि हमारी रेंज सिर्फ पाई बाय 2 तक है, इसलिए बेटा मैं ये बाकी आंसर्स को मिटा रहा हूं। हमारे पास यहां से सिर्फ एक ही एक्स की वैल्यू आ रही है, वो है 0। और मैंने आपको बताया यहां पर मैंने बहुत ही कोई अल्फा की वैल्यू निकाली, कोई रेफरेंस एंगल नहीं निकाला, मैंने कुछ भी काम नहीं करा, क्योंकि 10x 0 था, उसकी वैल्यू अगर आप याद रखने 0 पर एंगल्स अगर याद रखने तो ज्यादा बेहतर है। फिर हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस 2 कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब यहां पर पूरी वर्किंग हमें करनी पड़ेगी। अब देखें 1 माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 है। हमने कॉस एक्स को अगर मैं राइट हैंड साइड पे जाऊं तो बेटा ये इक्वल टू 2 कॉस एक्स हो जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, 2 जाकर डिवाइड हो गया। हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2। हमारी रेंज अगेन मैं यहां से देखो कॉपी, इसी को कॉपी कर रहा हूं। हमारी रेंज है 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, ये हमारी रेंज है। इस रेंज के अंदर आप देखो कॉस एक्स पॉजिटिव कब कहां पर है, हमें ये देखना है। तो सबसे पहला काम होता है क्वाड्रेंट सिलेक्शन करना। हमने देखा हमारे पास cos x पॉजिटिव कहां होता है, cos x इस रेंज के अंदर। वैसे cos x विद इन 360 फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ये देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो हमारे पास तो फोर्थ क्वाड्रेंट हमारी रेंज के अंदर नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, और अब हम यहां से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अल्फा की वैल्यू निकालना। अल्फा की वैल्यू किस तरह निकालते हैं, आप कॉस इनवर्स 1/2 कर लें। कॉस इनवर्स 1/2 हमारे पास हो जाता है 60 डिग्री, विच इज पाई बाय 3। ठीक है ना। आपके पास याद रखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने अभी कहा कि आपका एंगल लाई करता है, नहीं एक्स आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा हमारे पास ये होता है अल्फा, ये होता है अल्फा। अल्फा इज द नियरेस्ट एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और आपका एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो एक्स की वैल्यू है फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बेटा ये होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये एक्स की वैल्यू है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स बराबर होता है बेटा अल्फा के, जो आपके पास अल्फा की वैल्यू है वही एक्स है,
आपके पास आंसर आ रहा है π/3। तो आपके पास x के दो आंसर आ गए, एक आ गया 0 और एक आ गया बेटा हमारे पास π/3। ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गई। अच्छा बेटा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहता है द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज गिवन बाय dy/dx। और ये आपके पास dy/dx की वैल्यू गिवन है, कोई इक्वेशन की कर्व की क्वेश्चन नहीं है, ये dy/dx की क्वेश्चन है। वेयर k is constant, the curve has the stationary point 2 and -3.5 और फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा आप k की वैल्यू मालूम करके दिखा दें। देखिए, इस कर्व पर स्टेशनरी पॉइंट एग्जिस्ट करता है, तो आपके पास अब यहां पर उसने स्टेशनरी पॉइंट भी आपके सामने दे दिया। तो स्टेशनरी पॉइंट ये रहा। स्टेशनरी पॉइंट निकलता किस तरह है? स्टेशनरी पॉइंट निकलता है जब आप dy/dx को इक्वल टू 0 करते हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लें, इस बात को नोट डाउन कर लें। dy/dx जब इक्वल टू 0 होता है तब आपके पास स्टेशनरी पॉइंट निकल कर आता है। अच्छा सर, ठीक है। अब आपने dy/dx को यहां पर जो दिया हुआ था उसको सवाल में जो दिया था उसको इक्वल टू 0 रखा। अब यहां से जो x की वैल्यू निकलेगी वो यही होगी जो सवाल में गिवन है, x और y की वैल्यूज। तो dy/dx को इक्वल टू 0 रखते हैं तो आपके पास x की स्टेशनरी पॉइंट की x की वैल्यू निकलती है, और वो x की वैल्यू यहां पर ऑलरेडी गिवन है विच इज 2। तो यहां पर बेटा मैंने x की जगह 2 रख दिया। 3 × 6, 6 - 5 1 हो गया, 1 का क्यूब हो गया, और ये हो गया 4k। अब यहां पर देखो 4k आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आया, प्लस हो गया। के की वैल्यू बेटा हमारे पास 6/4 और के की वैल्यू 3/2 आ गई। ठीक है, ठीक है, हमारे पास के की वैल्यू निकल कर आ गई यहां से। फिर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, कह रहा है कर्व इक्वेशन निकालें। आपके पास देखो, अगर मैं dy/dx को अपडेट करूं, के की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब मैंने यहां पर dy/dx को अपडेट कर दिया। ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने dy/dx को यहां पर अपडेट करा, अब यहां से मैं कर्व की इक्वेशन निकालूंगा। अब यहां से जब मैं x की यहां पर जब मैं कर्व की इक्वेशन निकालूंगा, तो कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए बेटा हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर dy/dx दिया हुआ है, हमें y निकालना है। मैंने dy एड्रेस कॉपी करा और ये हो गया 6 × 3x - 5 का होल क्यूब 3/2x² और dx को राइट हैंड साइड पे लेकर गया। उसके बाद बेटा मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया यहाँ पर। यहाँ पर बेटा ये जगह लेफ्ट हैंड साइड पर इंटीग्रल ऑफ dy हमारे पास y होता है। 6 मैंने एड्रेस कॉपी करा। यहाँ पर आपके पास जो पावर फंक्शन है ये लीनियर फंक्शन है। इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है? लीनियर फंक्शन है। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड 1 दी पावर 3 + 1 4 हो गया, डिवाइड बाय दी पावर विच इज 4, और डिफरेंशियल ऑफ द बेस आप कर लें। यहाँ पर 3x - 5 का डिफरेंशियल बेटा हमारे पास 3 आ रहा है। फिर 3/2x² है, आपने यहाँ पर इसको ऐड 1 दी पावर करा, डिवाइड बाय दी पावर करा, प्लस c हो गया। ये इंटीग्रेशन हमारे पास हो गई। द ओनली अननोन ओवर हेयर इज सी नाउ। बस इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। मैंने यहाँ पर पहले जो कैंसिलेशन सिंप्लीफिकेशन हो रही है पहले उसको देख लेते हैं। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 हो गया, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 कैंसिल आउट हो गए, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ रही है वो आ रही है 1/2 3x - 5 की होल ब्रैकेट पावर 4, और ये हो रहा है x³ / 2 + c। अब आपके पास सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए एक ही तरीका है कि आपके पास एक्स और वाई पता हो और आपके पास ये सी आपकी अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है। तो सवाल में एक स्टेशनरी पॉइंट दिया हुआ है, ये स्टेशनरी पॉइंट का हम फिर से यूज करेंगे। द स्टेशनरी पॉइंट इसका फिर से हम यूज करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट कर्व का ही तो पॉइंट है। तो हमने करा क्या कि हमने यहाँ पर बेटा इस पॉइंट का यूज करा। इस पॉइंट की वैल्यू है 2, -3.5। अच्छा, अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू पुट करूंगा। वाई की जगह -3.5 पुट करूंगा, एक्स की जगह 3 × 2 × हम इसको जरा दूसरा यूज कर लेते हैं। 1/2 एक्स की जगह मैं 2 पुट कर रहा हूं, ये मैंने वैल्यू पुट करी है। बस ओनली अननोन ओवर हियर इज सी, तो बस यहां पर मैंने -3.5 को 7/2 लिख दिया। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, आप कैलकुलेटर में पुट करें आपके पास आंसर सब कुछ आराम से निकल कर आ जाएगा। 3 × 6, 6 - 5 की पावर 4 हो गया, और ये हो गया 2³ 8 हो गया।
8/2 हो गया प्लस सी हो गया। अब देखेंगे 6 - 5 1 हो गया, 1 की पावर 4 1 ही होता है। ये हो गया -7/2 1/2, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा प्लस सी। अब -7/2 -1/2 +4, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सी। और यहां से बेटा आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी -7 -1 -8 -8/2 4 हो जाता है हमारे पास, -4 हो जाएगा, -4 +4 हमारे पास 0 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। हम इसी सी की वैल्यू को बस यहां पर हमें अपडेट करना है, यहां पर हम लोग अपडेट कर देंगे सी की वैल्यू को। तो जो हमारी ओरिजिनल कर्व की क्वेश्चन थी जिसमें बस सिर्फ सी की रिक्वायरमेंट थी, बाकी कर्व की क्वेश्चन आ गई थी, तो हम यहां पर बेटा बस कर्व की इक्वेशन पुट करेंगे। y इज इक्वल टू हाफ 3x - 5 की पावर 4 -x³ अपॉन 2, और c की जगह हमने 0 पुट कर दिया। आप c की जगह 0 पुट कर दें, तो बस 0 है हो ना हो बात एक ही है। हमने बेटा ये हमारे पास आंसर निकल कर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने बोला है सेकंड डेरिवेटिव निकालें। अब देखो ऑलरेडी फर्स्ट डेरिवेटिव मैं ऊपर से कॉपी करूंगा, और सेकंड डेरिवेटिव d² y/dx² का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव निकालना। तो यहां पर देखें मेरे पास ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव था अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, ये यहाँ पर पावर 3 है। ठीक है जी, वापस से डेरिवेटिव लेंगे d/dx, वापस से डेरिवेटिव लूंगा d/dx। ये देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी d/dx लिख रहा हूं मैं, और राइट हैंड साइड पे भी d/dx लिख रहा हूं मैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा d² y/dx², डबल डेरिवेटिव हो गया हमारे पास। यहां पर डेरिवेटिव लूंगा तो बेटा यहां पर 6 × 3x - 5 की होल ब्रैकेट पावर क्यूब लिखा हुआ है। पावर को कोफिशिएंट से मिला कराएं, 6 × 3 = 18, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करा दें, 2 हो जाएगा। फिर बेस का डेरिवेटिव में लूंगा, 3x - 5 का डेरिवेटिव 3, 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया, 5 का डेरिवेटिव 0 हो गया। फिर 3/2x² का डेरिवेटिव, पावर को कोफिशिएंट से मिला कराएं, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करा दें, तो ये विल बिकम x⁻1। नाउ इट इज गोइंग टू बिकम 18 3x - 5, 18 to 3 कर लें, और 18 to 3 बेटा आपके पास आ जाएगी वैल्यू, 18 to 3 बेटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी 54। 54, 3x - 5 की होल ब्रैकेट पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, 3x आ गया। ये बेटा आपके पास सेकंड डेरिवेटिव निकल कर आ गया। इसमें अब कोई मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है जी। अच्छा, अब आपसे कह रहा है भाई डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। कह रहा है इस स्टेशनरी पॉइंट की नेचर बताएं। स्टेशनरी पॉइंट की नेचर बताने के लिए बेटा हमें सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, जो ऑलरेडी उसने हमसे पिछले पार्ट में निकलवाया हुआ था। तो हमने उसी को बेटा यहाँ पर कॉपी करा। हमने बोला कि भाई यही हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू, अगर सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ग्रेटर देन 0 आता है, पॉइंट मिनिमम होता है। सेकंड डेरिवेटिव बेटा आपके पास अगर लेस देन 0 आता है, पॉइंट मैक्सिमम होता है। ये इनकी नेचर है। तो मैंने बस ये पॉइंट पुट करना है, एक्स की जगह 2, वाई की जगह -3.5, तो यहां पर सिर्फ एक्स ही है। तो 54, 3 × 2 -5 होल स्क्वायर, और यहां पर 3 × 2 हो गया। 54 एज इट इज का भी 3 × 6, 6 - 5 1 हो गया, 1 का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, 3 × 6 हो गया। 54 - 6 इज गोइंग टू बी 48। सिंस इट इज ग्रेटर देन 0, द पॉइंट इज मिनिमम। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, इसका कोई और पार्ट नहीं है। अब हम जंप करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अच्छा बेटा, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। शो दैट एंगल पी ए क्यू इज π/3 रेडियंस। वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो एंगल है पी ए क्यू, ये π/3 रेडियंस है। ये वाला एंगल प्रूफ करना है π/3। π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। हमने करा क्या, हमने बोला भाई देखें, अगर मैं इसको सिमेट्री के कंसेप्ट से करते हैं, विच इज वेरी यूजफुल, कि अगर आप इसको सिमेट्री कंसेप्ट से करते हो, तो अगर आप इसी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कट ऑफ करते हैं, इसी लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कट ऑफ करते हैं,
और आप देखें आपके पास दो इक्वल सेगमेंट्स आ रहे हैं, ये भी और ये भी, राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला भी। तो अगर मैं लेफ्ट और राइट वाले को भी एक स्ट्रेट लाइन बनाकर बिल्कुल बीच में से कट ऑफ करता हूं, तो बेसिकली सर्कल डिवाइड हो जाता है सिक्स इक्वल पोर्शन पर, 6 इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो जाता है। अब ये पूरे सर्कल का जो एंगल होता है बेटा, वो हमारे पास पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री, विच इज 2 पाई। तो अगर आप इस पूरे सर्कल के एंगल को डिवाइड बाय 6 कर दें, पूरे सर्कल के एंगल को डिवाइड बाय 6 कर दें, क्योंकि आपके पास 6 इक्वल पोर्शंस बन रहे हैं, यही हमारे पास सिमेट्री का कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो 2 पाई पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, उसको डिवाइड बाय 6 कर दें, आपके पास पाई/3 रेडियंस एक सेक्टर का एंगल निकल कर आ जाएगा यहाँ। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 मार्क्स का सवाल था, बस इतनी वर्किंग करनी थी। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। अच्छा जी, ये जो रोप आपके पास बेटा सवाल में भी उसने बोली हुई है रोप है हमारे पास, कह रहा है ये जो पूरी रोप है हमारे पास, ये यहाँ पर ये पूरी रोप है, ये सर्कुलर पोर्शन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। ये पूरी रोप जो है, कह रहे इसकी लेंथ मालूम करके दिखा दें। सही है ना? तो हमारे पास देखो यहां पर कितना पोर्शन हमारे पास इस रोप को कवर कर रहा है, हमें इसको जरा गौर से देखना है। देखो बेटा यहां पर अगर आप ये देखो कि पी और क्यू पर आपके पास ये रोप टेंजेंट बनाते हुए आगे जा रहे हैं, टेंजेंट बनाते हुए आगे जा रहे हैं। तो यहां पर आपके पास जो वैल्यू निकल कर आ रही है हर एक लेंथ की, तो यहां पर हमारे पास किस तरह निकल कर आएगी, अगर मैं इसकी लेंथ निकाल के दिखा दूं, सिर्फ इसकी लेंथ निकाल लूं, सिर्फ इस पोर्शन की, तो ये लेंथ हमारे पास समझे सेक्टर की लेंथ है, यानी आर्क लेंथ है हमारे पास। तो भाई ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, अगर हम गौर से देखें तो ये लेंथ हमारे पास हो जाएगी, मैं यहीं पर थोड़ी सी वर्किंग कर लेता हूं। एस इज इक्वल टू आर थीटा फॉर्मूला होता है, रेडियस 20 है और हमारे पास थीटा है पाई/3, अभी हमने प्रूफ करा हुआ है। तो हमारे पास हो जाएगा 20 पाई/3, ये लेंथ है सिर्फ पी से क्यू की, जो मैंने ग्रीन से मार्क करी हुई है। अच्छा इसी तरह यही लेंथ इसकी भी होगी, यहां पर भी इस तरह पॉइंट्स होंगे, यही लेंथ हमारे पास यहां पर भी होगी, यही लेंथ हमारे पास यहां पर भी होगी, और यही लेंथ हमारे पास ये इन कर्व में भी है। ये सब एग्जैक्टली सेम सिलेंडर्स हैं। तो ये हमारे पास लेंथ हम लोगों ने यहां पर, ये जो मैंने S20/5 लिखी है, ये सबकी यही लेंथ है, सबकी यही लेंथ है। तो ये कितनी लेंथ है हमारे पास, ये 6 इस तरह की लेंथ है हमारे पास। तो इसी आंसर को मैं मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा, तो बेटा मेरे पास ये जो ग्रीन सेगमेंट से मैंने मार्क करा हुआ पोर्शन, ये इनकी लेंथ निकल कर आएगी, अभी पूरी रोप की लेंथ निकल कर नहीं आई है। तो हमारे पास बेटा ये आ जाएगी 3 1 3 2 6, ये हो जाएगा 40 पाई। ये हमारे पास अभी सिर्फ ग्रीन पोर्शन की लेंथ आई है, पूरे रोप की लेंथ निकल के नहीं आई। अच्छा अब आते हैं थोड़ा सा आगे काम करते हैं। अब देखिए बेटा अगर आप गौर से यहां पर देखें तो इस पोर्शन की लेंथ कितनी होगी, हमें ये ऑब्जर्व करना है, इस पोर्शन की लेंथ कितनी है। सर इस पोर्शन की लेंथ, क्योंकि टेंजेंट बन रहे हैं हमारे पास, क्योंकि यहां पर देखो ये भी टेंजेंट बन रहा होगा, तो देखो बेटा यहां पर ये लेंथ जो होगी, अब देखो मैं मार्क कर रहा हूं, दो सेंटर के दरमियान जो लेंथ होगी वही ये लेंथ भी होगी, दो सेंटर के दरमियान जो लेंथ होगी वही ये लेंथ भी होगी। अब दो सेंटर के दरमियान यहां पर लेंथ कितनी है, देखो ये हमारे पास रेडियस है 20, ये रेडियस है 20, ये दो रेडियस आ गए हमारे पास, तो 20 + 20 हो गया 40। तो अगर इसकी लेंथ 40 है तो ऊपर बेटा हमारे पास ये लेंथ भी 40 होगी, ये बीच की लेंथ भी 40 आएगी, इसको भी रेड से मार्क कर रहा हूं, जो जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं बेटा ये लेंथ हमारे पास क्या है, 40 है, 40 है, ये 40 है, ये सारी लेंथ 40 है। तो ये 40 वाली लेंथ कितनी है हमारे पास, 6 है। तो 40 पाए में बेटा मैं ये 6 × 40 लेंथ भी ऐड कर दूंगा, यानी अगर मैं यहां पर अपने सॉल्यूशन को यहां पर जरा कंटिन्यू करता हूं, 40 पाए जो हमारे पास सिर्फ ग्रीन पोर्शन की लेंथ थी उसको, और 6 × 40 लेंथ को बेटा मैंने ऐड कर लिया, तो बेटा फाइनली मेरे पास आंसर आ गया 40 पाए, ये हो गया 240। ठीक है जी,
इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, इसने कोई नहीं बोला हुआ कि आपको एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर देना है। आपने कैलकुलेटर में रखना है 640 पाई प्लस 240, इसको मैं कैलकुलेटर में रख के बस आंसर निकाल रहा हूँ। 40 पाई प्लस 240, so it becomes 365.6 सेंटीमीटर लेंथ है पूरी, 366 सेंटीमीटर। मैंने इसको राउंड ऑफ टू 3 से फिगर कर लिया, ये हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में बेटा हमसे क्या कह रहा है? अच्छा जी, अब पार्ट सी सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ गिविंग यू आंसर इन द रूट थ्री फॉर्म। अब देखें जी, यहाँ पर हमें आंसर देना है रूट थ्री की फॉर्म में, हमें डेसिमल में आंसर नहीं देना। ठीक है ना? अगर आप गौर से देखें, ए से बी और बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ एंड देन अगेन बैक टू ए। अच्छा जी, देखिए कि हमारे पास ये हेक्सागोन बन रहा है और ये एक रेगुलर हेक्सागोन है। इसमें हमारे पास वो आपसे कह रहा है इस हेक्सागोन का आप एरिया निकाल के बता दें। अगर मैं इस हेक्सागोन के डायमेंशंस वगैरह देखूं तो हमारे पास बेटा ए से बी जो है ना, वो हमारे पास इसकी जो लेंथ है दैट इज 40। हम पहले भी देख चुके हैं इसे, ये हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। बी से सी भी बेटा हमारे पास 40 है। फिर ये भी सब हमारे पास 40 40 40 सेंटीमीटर है, क्योंकि डिफरेंट दो रेडियस के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है। ये रेडियस है 20, ये रेडियस है 20, पूरा डिस्टेंस आ गया 40। अच्छा, हमें इस हेक्सागोन का एरिया निकालना है। हमने बीच वाले सर्कल का सेंटर लिया, ये हमारे पास सेंटर है। सेंटर से अगर आप हर एक वर्टेक्स को ज्वाइन करें तो बेटा आपके पास 6 ट्राइंगल्स निकल कर आ जाएंगे यहाँ पर, और 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे। सर, इक्वल ट्राइंगल्स क्यों होंगे हमारे पास? अगर आप गौर से देखो बेटा, यहाँ पर ये भी रेडियस देन रेडियस, ये लेंथ भी हमारे पास 40 है, और ये लेंथ भी हमारे पास 40 है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारे पास। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारे पास बेटा एंगल हर वर्टेक्स पे 60 डिग्री बनता है, विच इज 60 डिग्री ओवर है। सही है ना? या पाई बाय थ्री लिख दें आप यहाँ पर, 60 डिग्री पाई बाय थ्री, बात एक ही है। कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना? तो अगर मैं एक ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और उसको मल्टीप्लाई बाय 6 करूंगा, क्योंकि हेक्सागोन है, 6 ट्राइंगल्स बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पर, तो हमारे पास पूरे हेक्सागोन का एरिया आ जाएगा। एक ट्राइंगल का एरिया फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, हाफ एज इट इज रहा, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स 40 × 40 साइन 60 डिग्री रख लें, या साइन पाई बाय थ्री रख लें आप। अच्छा, एक ट्राइंगल की एरिया हाफ, अब देखो यहाँ पर सिर्फ कैंसिलेशन में कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ कैंसिलेशन कर रहा हूँ। ये 2 × 1 = 2 × 4 कैंसिल हो गया, ये बन गया 220 × 40 × साइन 60 की जगह में √3/2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, आपको √3/2 इसकी वैल्यू दे देगा। अगेन 2 × 1 = 2 × 10 = 20 हो गया। हमारे पास एक ट्राइंगल का एरिया आ गया हमारे पास 10 × 400 √3, हमारे पास एरिया आ गया। लेकिन ये एक ट्राइंगल का एरिया है, हमें तो निकालना है पूरे हेक्सागोन का एरिया। तो हमारे पास हेक्सागोन का जो एरिया आएगा, that is 6 multiplied by 400 √3, that is going to be 6 4 the 24, 2400 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा जी, पार्ट डी में देखो बेटा, आपके पास बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द कंप्लीट रीजन इंक्लोज बाय द रोप। ये हमारे पास रोप थी, इस पूरे का एरिया वो आपसे मांग रहा है, इस पूरे का एरिया आपसे मांग रहा है। तो आपको बेसिकली उसने स्टेप बाय स्टेप गाइड करा हुआ है कि आपने हमारे पास इस पूरे जो एरिया अंडर दी रोप है, इसको किस तरह ब्रेक करा हुआ है। देखो गौर से अगर हम इस शेप को देखें तो हमारे पास बेटा यहाँ पर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, और ई से एफ से वापस से ए। ये हमारे पास हेक्सागोन बन रहा है। इसका एरिया, एरिया अंडर दिस हेक्सागोन, ये हेक्सागोन का एरिया हमारे पास तो आता है, हमने पीछे निकाला हुआ है। हमें इस पर अब वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। हमें अब वर्किंग क्या करनी है? हमें वर्किंग करनी है इसके आउटसाइड जो रीजन है, ये पूरा रीजन जो हमारे पास इसके आउटसाइड है, हमें इसका एरिया निकालना है। इस पूरे का एरिया, ये पूरे का एरिया निकाल के देना है, और फिर हेक्सागोन के एरिया में ऐड कर लेंगे हम लोग। अच्छा, अच्छा, आउटसाइड रीजन भी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, दो पोर्शन में डिवाइड हुआ हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर बेटा ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है।
ये हमारे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो इस तरह के हमारे पास कितने रेक्टेंगल बनेंगे? इस तरह के हमारे पास 6 रेक्टेंगल बनेंगे। ये हम वो 6 रेक्टेंगल्स बना रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, रेक्टेंगल के साथ साथ आप एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे। आपके पास दो रेड रीजन्स के अंदर जो एरिया बन रहा है वो एक सेक्टर का एरिया बन रहा है। एक सेक्टर का एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सर, इसकी ये लेंथ 20 है, रेडियस है, और ये एंगल हमें पता है पाई/6 है। ठीक है ना? एक तो ये बात। दूसरा, हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। अच्छा, यहां पर ये रेक्टेंगल का एरिया जो ग्रीन से मैंने शेड कर दिया है। तो एक सेक्टर के एरिया को, ये एक सेक्टर का एरिया है, इसको निकाल कर एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल के हम मल्टीप्लाई/6 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 6 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं यहाँ पर। और ये रेक्टेंगल भी, इसका एरिया निकाल के हम मल्टीप्लाई/6 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 6 इक्वल रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स बन रहे हैं। अच्छा, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो हमारे पास ये लेंथ, हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसे। हमारे पास ये वाली लेंथ हमारे पास 40 है। दो रेडियस के दरमियान डिस्टेंस है, हमारे पास लेंथ कितनी है? 40 है। मैं एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, रेक्टेंगल का एरिया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेक्टेंगल एरिया। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ 40 है, ब्रेथ 20 है, आंसर आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक रेक्टेंगल का एरिया निकल कर आ गया। ठीक है जी। 6 रेक्टेंगल्स एरिया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 800, दैट इज गोइंग टू बी 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अच्छा, अब मैं सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूं, सेक्टर का एरिया। सर, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या है? सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है r²θ/2। आर की वैल्यू बेटा यहाँ पर हो जाएगी 20, 20 का स्क्वायर, थीटा की जगह पाई/6 रखूंगा, रेडियंस में रखनी होती है वैल्यू, 2 हो जाएगी। है मैं ठीक कर लेता हूँ, दिस वाज पाई/3, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, 400 डिवाइड बाई 2 200, 200 पाई/3। हमारे पास ये एक सेक्टर का एरिया आ गया। अगर मैं 6 सेक्टर्स का एरिया निकालना चाह रहा हूँ, तो इसको बेटा मैं मल्टीप्लाई/6 कर दूंगा, एंड आई विल गेट द आंसर ऑफ 6 सेक्टर्स। ये हमारे पास जाएगा 3 1 3 टू द 6 400 पाए। ये 6 सेक्टर्स का एरिया आ गया, 6 सेक्टर्स एरिया। तो अब मैं टोटल एरिया निकालना चाह रहा हूं, टोटल एरिया। अब टोटल एरिया में मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूं? 6 रेक्टेंगल्स का एरिया विच इज 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, 6 सेक्टर्स के एरिया विच इज 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर बेटा हमारे पास पिछले पार्ट से हेक्सागन का एरिया दैट इज 2400√3। इसको मैं इसमें ऐड कर लूंगा। आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यूज इन द कैलकुलेटर, और फिर यहां से बेटा मैं आंसर निकाल कर फाइनल कर लेंगे। मैं बस कैलकुलेटर से आंसर निकालता हूं। द आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी, अच्छा जी, इसका एरिया आ रहा है 10213.5। इसको 3 सिग्निफिगर में कन्वर्ट करेंगे। जो थर्ड सिग्निफिगर है वो है 2। 2 के आगे तो लिखा हुआ है 1, तो ये बन जाएगा 10200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा एरिया हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास पूरा पेपर सॉल्व होता है। थैंक यू सो मच। टेक केयर, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।